Good evening, and I welcome you, students, for another very important class lecture on the properties of haloalkanes and haloalkenes. देखिए, लास्ट टाइम हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और प्रेपरेशन बताई थी कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को कैसे बनाते हैं। और उसमें हमने आपको कई नेम रिएक्शंस बता रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि जो नेम रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, जो बड़े बड़े नाम साइंटिस्ट के लिखे हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना। और रिएक्शंस जो होती हैं उनको लर्न करना है, ना कि उन्हें रट्टेबाजी करनी है। जब आप किसी चीज को रट्टेबाजी करते हो वो सही नहीं है पेपर के लिए, ये सीबीएसई स्टैंडर्ड नहीं है। आपको लर्न करना है, रिएक्शंस को, मैकेनिज्म को समझना है। इसके लिए हमने आपके लिए यूट्यूब में बहुत ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूट्यूब में नेम रिएक्शंस डाली हुई हैं। 5-5 मिनट लगेंगे, उनको सुन लेना, बहुत काम आएंगी। उनमें से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। कभी भी मैं नेम रिएक्शन लिख रहा हूं, जब साइंटिस्ट का नाम आ गया तो समझो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जिस टाइप के पेपर आ रहे हैं आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पर हमें समझना है रिएक्शन कैसे हो रही है। तो हमने आपको जो बताया मार्कोनी ऑफ एडिशन, और ये बताया कि जब हाइड्रोजन के एसिड्स HX, HBr, HCl, HI जब मैं ऐड करता हूँ डबल बॉन्ड पे और अनसिमेट्रिक एल्कीन होता है तो हाइड्रोजन कहाँ जाती है? जहां ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। क्यों जाती है इसके हमने रीजन भी आपको बताए, क्योंकि रिएक्शंस प्रोसीड थ्रू सर्टेन इंटरमीडिएट्स। उसके लिए भी हमने जीओसी में डाला, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपके पास ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब में ये सारी बातें, कि जो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट है वो डिसाइड करेगी। एक मेजर प्रोडक्ट होता है और एक माइनर प्रोडक्ट होता है। तो वो पूछ रहा है एग्जाम में, राइट द मेजर प्रोडक्ट। तो हमें फिर माइनर प्रोडक्ट नहीं लिखना, मेजर प्रोडक्ट ही लिखना है। और वो जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा जिसकी एनर्जी कम होती है। और जो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट होता है स्टूडेंट्स, वो कम बनेगा, वो माइनर बनेगा। तो इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया है कि जो कार्बोकेटायंस होते हैं उसमें 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ये सारी बातें हमने आपको बता चुके हैं। रेडिकल्स में भी बताया कि बहुत सारी रिएक्शन जो होती हैं वो रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। जब हाइड्रोकार्बन की सब्स्टिट्यूशन मैंने की थी स्टूडेंट, खास रिएक्शन बताई थी, इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर रेडिकल्स फॉर्म हुए थे। रेडिकल्स को बनाने के लिए Cl2 में हमने यूवी लाइट डाली थी या कि हीट किया था इन डार्क। जब वो कंडीशंस लिखी जाएंगी तो हमें रिएक्शन समझ जानी चाहिए कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है और प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे। देखो, मैं बार बार आपको बता रहा हूं एक ही बात कि रिएक्शंस जो होती हैं स्टूडेंट्स, उनका मैकेनिज्म हमें समझ आना चाहिए, कौन से इंटरमीडिएट बनेंगे। और हर केमिस्ट्री में हर जगह एक कंडीशन है, कोई ना कोई कंडीशन है रिएक्शंस की। कोई टेम्परेचर है, कोई प्रेशर है, कोई कैटलिस्ट है, उसके बिना रिएक्शन नहीं होती। तो जब कंडीशंस मेंशन करेंगे तभी पता लगेगा कि इनके प्रोडक्ट क्या बनेंगे। और एग्जाम में भी हमें कंडीशंस को लिखना है। कोई भी लाइफ में चीज हो रही है उसकी कोई कंडीशन होती है स्टूडेंट, चाहे फिजिक्स ले लो चाहे बायो ले लो, किसी कंडीशन पे ही सब कुछ हो रहा है। कोई चीज अपने आप रेंडमली नहीं हो रही, नेचर में भी कोई ना कोई कंडीशन जो है फुलफिल होती है, तब वो कंपाउंड्स बनते हैं, बायोमोलिकुल्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, जो भी बनते हैं, जिसके भी हम भी बने हुए हैं, हम भी बने हुए हैं। तो हर चीज जो जो केमिस्ट्री की खास इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि केमिस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं। फिजिक्स के अंदर आपने पढ़े एटम्स, और एटम्स के अंदर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टोरी है। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल छोटे 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 छोटे, 1 एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम, बहुत छोटे पार्टिकल्स की स्टोरी चल रही है। और सारी मशीनों से, इंस्ट्रूमेंट से काम हो रहा है, एविडेंस एक्सपेरिमेंट की कलेक्ट की जा रही है। केमिस्ट्री में क्या कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स बनते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बनते जा रहे हैं। ये एटम्स जो है ना, ये कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं स्टूडेंट। और केमिस्ट्री के ऊपर आ गया बायोकेमिस्ट्री। बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं स्टूडेंट, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये भी हमारे कोर्स में एक चैप्टर। तो आप समझना है, मैं क्या कह रहा हूँ कि समझना है, केमिस्ट्री भी अंडरस्टूड एज ए साइंस सब्जेक्ट। ये एक साइंस है स्टूडेंट, केमिस्ट्री एक साइंस है, कोई रट्टेबाजी नहीं है। और ये बायो मॉलिक्यूल्स उससे भी बड़े साइज के बन गए। आपको पता है जब मैंने ये कहा कि ये स्टार्च है, तो आपने कहा सर स्टार्च में तो, स्टार्च जब बनी थी स्टूडेंट तो इसमें तो आपने कहा सर 100 से लेके 2000 तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए हैं। बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल, मोनोमर्स, छोटे छोटे यूनिट ऐड हो गए हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनते जा रहे हैं। और आपने कहा कि ये लो प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में भी पता लगा कि ये तो
अमीनो एसिड से बनता है और 100 से ज्यादा अमीनो एसिड कंबाइन करेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। उसके बाद पता लगा कि इसके आगे भी जाओगे तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो भी पता लगेगा ये सब पॉलीमर्स होते हैं स्टूडेंट है, इनमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, वो कैसे लिंक करेंगी, कब करेंगी, ये सारी चीजें केमिस्ट्री में बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करती है। बॉन्ड फॉर्म होते हैं मतलब कोई ना कोई फोर्स होती है जो एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को होल्ड करती है। बहुत सारी, बहुत मैंने बताई आपको सारी स्टोरी। ये समझने वाली बातें हैं कि किस तरह के बॉन्ड बनेंगे, किस तरह की अट्रैक्टिव फोर्स होगी स्टूडेंट्स। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है दुनिया के अंदर, उसके बिना तो लाइफ ही नहीं चलती। पानी भी जो है वो लिक्विड भी ना बनता, कितनी उसकी आपको पता कितनी वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है 1 डिग्री राइज करने के लिए। तो ये सारी स्टोरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो वाटर के अंदर है। और इसी टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड बने डीएनए और आरएनए में स्टूडेंट्स, और वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन गया जिसका कि नोबेल प्राइज मिला उसको, किसको, जेम्स वाटसन को। तो मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि ये जो दिमाग है ये एक पैराशूट है, इसको खोलना है, इसको बंद रखेंगे 24,000 फीट से आपने डाइव कर दिया तो आपका पैराशूट तो खुला ही नहीं, फिर आप मर गए। लेकिन कितने सेकंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपने देखा है जो ऊपर फ्लोट करते हैं एटमॉस्फेयर में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पैराशूट खुल जाते हैं स्टूडेंट्स। और हमारा पायलट जो है वो पैराशूट खोलने के बाद नीचे लैंड कर जाता है और वो बच जाता है। आप पता ही है कि मैं कौन सी स्टोरी बता रहा हूँ। तो ऐसी जो स्टोरीज हैं ये शो करती हैं कि हमारा माइंड कितना एक्टिव है। हमारे माइंड में, हमारा माइंड सबका बराबर होता है लेकिन सब जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो उन माइंड को, पैराशूट को बंद किया हुआ है, उसको खोल लीजिए। मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं करता। कोच हूँ तो किस चीज़ का कोच हूँ? मैं तो तुम्हारे पैराशूट को खोलना चाहता हूँ, तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ। सोचो सोचो सोचो, इसी से ही मैं सीखूंगा। मैं कोई टीचर नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूँ लाइक यू। तुम भी मेरे टीचर हो, तुम भी मुझे बहुत कुछ सिखाते हो और मैं भी तुम्हारा टीचर हूँ। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताता हूँ, बेसिक बातें बताता हूँ, फंडामेंटल्स बताता हूँ, बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। मैं सारी चीज़ों को डिकोड करने जा रहा हूँ, केमिस्ट्री की सारी किताबों को डिकोड करने जा रहा हूँ, बीएससी एमएससी की भी मैं पढ़ चुका हूँ सब। अब मेरे पास वक्त होगा तो वो भी कर दूंगा। 12 सब्जेक्ट पढ़ाने की तैयारी कर रहा हूँ दिल्ली, जिसमें सारे सोशल साइंसेज भी इन्वॉल्व है। कैसे करूंगा मैं? मेरे को आते हैं? कुछ भी नहीं आता। पढ़ूंगा, समझूंगा, हर सब्जेक्ट को एज ए साइंस सब्जेक्ट पढ़ूंगा और समय होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। दैट्स द स्टोरी ऑफ द लाइफ स्टूडेंट्स। अब मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आपको। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो भी लिखता हूं, जो वर्ड भी लिखता हूं, जो रिएक्शन भी लिखता हूं, उसको समझ लीजिए, रट्टेबाजी मत करिए। अभी तक जितनी मैंने रिएक्शन लिखी, मार्कोनिकोव एडिशन की, फिर मैंने पेरोक्साइड डाला तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हो गई। भाई क्यों हो गई? कोई बता सकता है स्टूडेंट? बताओ कि जब मैंने HBr ऐड किया प्रोपीन में तो एक प्रोडक्ट बना और मैंने उसमें पेरोक्साइड ऐड कर दिया तो प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकोव। बताओ बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से, 30 सेकंड दूंगा तुम्हें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्यों ऐसा हुआ। ये सारी रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो हम करते हैं वार्म अप एक्सरसाइजेस। आपके माइंड को कोई भी गेम खेलने से पहले प्लेयर्स की वार्म अप एक्सरसाइजेस होती हैं। ओलंपिक्स देख लो, कोई भी लो, ये वार्म अप करते हैं, दिमाग को तेज करते हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइजेस करते हैं, फिर दौड़ते हैं वो एथलीट्स जो होते हैं। हम क्या करते हैं, आपके माइंड को थोड़ा एक्टिवेट करते हैं, एनर्जी देते हैं। एनर्जी, बिना एनर्जी के मैं पढ़ा नहीं सकता और आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, ये दिमाग में ताकत चाहिए स्टूडेंट, तभी तो मैं सीखूंगा कुछ। अब बताओ कि क्या हुआ कि मैंने कहा स्टूडेंट ये लो, ये क्वेश्चन ही आ चुका पेपर में, क्वेश्चन ही आ चुका है। इसमें मैंने डाला HBr और एक बार मैंने ये लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, इसमें मैंने डाल दिया पेरोक्साइड। अब बताओ कि दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेंगे और रीजन भी बताओ। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ये बोर्ड का पेपर है। अरे क्वेश्चन आ चुका पेपर में, इसको हम करवा चुके हैं। जल्दी से बताओ 30 सेकंड में इसका प्रोडक्ट जल्दी बताओ क्या बनेगा। और उसने रीजन भी पूछा था पेपर में, क्या प्रोडक्ट बना, जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स। कौन बता रहा? 30 सेकंड है, बताओ जल्दी से। अब मुश्किल है क्या? अभी तक क्या सो रहे हो? जल्दी बताओ, ये कर चुके हो तुम। इसमें क्या प्रोडक्ट बना स्टूडेंट, जल्दी से बताओ, कौन बता रहा? इस एडिशन को क्या बोलते हैं? मैंने किया था मार्कोनिकोव एडिशन। हाइड्रोजन कहाँ जाएगी? ये हाइड्रोजन जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे दो है, तो फिर हमें पता है, फिर दिक्कत क्या है? आपको आता तो है, फिर आप क्यों नहीं आंसर करते? ये बना।
अब इसमें क्या हुआ, पैरोक्साइड डाला था मैंने, पैरोक्साइड डाला था तो क्या हुआ था, पैरोक्साइड में एंटी मार्कोनिक एडिशन हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट, मैं बार बार जो इंपॉर्टेंट है उन्हें रिवाइज करता हूँ, उन्हें रिपीट करता हूँ। इसमें क्या बना, CH3 CH2 CH2 Br बन गया। अब इसका रीजन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट। यहाँ पे रिएक्शन जो हुई थी वो कार्बोकटायन बने थे स्टूडेंट, जो इंटरमीडिएट बने थे वो कार्बोकटायन थे स्टूडेंट। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। यहाँ पे क्या बने थे, रेडिकल्स बने थे स्टूडेंट। तो यहाँ पे रेडिकल से रिएक्शन हो रही थी, वहां भी वही है 3 डिग्री, रेडिकल मोर स्टेबल देन 2 डिग्री 1 डिग्री। तो यहाँ पर इसलिए एंटी मार्कोनिक एडिशन हो गया था। तो ये दोनों का मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पेपरों में आते हैं। जो आदमी समझ लेगा वो आंसर सही करेगा, जो रट्टेबाजी करेगा वो आउट हो जाएगा। बस इतना सा ही बता रहा हूँ आपको, बार बार कह रहा हूँ, समझना है समझना। इफ यू कांट अंडरस्टैंड देन यू आर आउट। Okay, student. Then I begin my session today on the properties of the haloalkanes and haloalkenes. Properties क्या होती हैं? अरे मैं कह रहा हूँ मेरी प्रॉपर्टीज क्या है, मेरे करेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट, मैं किस, मेरी क्या प्रॉपर्टीज है। तो आप कहोगे कि तो फिजिकल होती हैं, केमिकल होती हैं। अरे फिजिकल में मेरी क्या अपीयरेंस है, मेरा क्या कलर है, मेरा कितना वेट है स्टूडेंट्स, मेरी कितनी हाइट है, ये सब फिजिकल में आ गया। और केमिकल में तो अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं अंदर, तो मेरे अंदर क्या है वो तो अभी रिएक्शन के बाद ही पता लगेगा। तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी स्टूडेंट। ये जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं और जो पेयर फॉर्म में होते हैं ब्रोमाइड्स और हाइड्राइड, तो ये बेसिकली क्या होते हैं कि जो क्लोराइड्स होते हैं स्टूडेंट हैलाइड्स में, और ये तो कलरलेस ही होते हैं। ब्रोमाइड और आयोडाइड थोड़ा सा कलर डेवलप हो जाता है जब लाइट उन पर पड़ती है। और बहुत सारे जो होते हैं ये वोलाटाइल हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, वोलाटाइल हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं और इनकी स्वीट स्मेल होती है। केमिस्ट्री में ज्यादा हमें इंटरेस्ट रहता है कि मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर। इस पर क्वेश्चन आता है हर साल, और अभी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, और उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड को ही मेल्ट कर सकते हो, लिक्विड को थोड़ी मेल्ट करोगे। जब ये सॉलिड की फॉर्म में होंगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी चीज है, कोई भी पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट, कोई भी ये जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास कंपाउंड्स हैं। जैसे मैंने कहा कि ये लो CH3, ठीक है, CH3, मैं कह रहा हूँ ये CH3 मैंने कहा Cl है, CH3Br है मान लो, और CH3I है स्टूडेंट। मान लो ये एल्काइल हैलाइड्स हैं, ये Cl मैंने लगाया है, Br लगाया है, I लगाया। तो अगर मैं ये बात करूं स्टूडेंट कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की स्टोरी अगर मैं करूं, तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ दिया है हमने। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ये बुक आपके बुक की टेबल का ग्राफ है, एनसीईआरटी का, वहां से हमने इसको लिया है। अब देखिए कि ग्राफ जो होता है, जो भी अगर आपको बुक में टेबल दी हुई है, इसे समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। अगर आपने ग्राफ को छोड़ दिया, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ग्राफ क्या काम का है, उसी में से क्वेश्चन बनेगा, उसी में से क्वेश्चन बनेगा। कोई टेबल दी हुई है उसी में से क्वेश्चन बनेगा। दो एक्सिस हैं, एक एक्स है, इधर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2X, और इधर मैं बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा हूँ, इनके बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की है स्टूडेंट, क्योंकि होता क्या है कि आप देखेंगे कि ये जो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, और ये है, ये गैसेज हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर स्टूडेंट्स जो हमारे मिथाइल के क्लोराइड हैं, मिथाइल के ब्रोमाइड हैं स्टूडेंट्स, और ये इथाइल क्लोराइड हैं, ये गैसेज हैं स्टूडेंट रूम टेम्परेचर पे। अब इतना हमें पता लग गया कि कोई गैस होती है, एक सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है। इट इज डिटरमिन्ड बाय द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी स्टूडेंट्स, कमजोर होंगी, तो वो गैस ही होगी। अगर इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी तो वो लिक्विड में आ जाएगा। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई और बहुत ही क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे पार्टिकल्स, तो वो सॉलिड बन जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा। तो इसमें थर्मल एनर्जी भी होती है कि कितनी एनर्जी अवेलेबल है। तो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, रूम टेम्परेचर में जो भी हमारा टेम्परेचर है उसमें ये सब गैसेज होती हैं स्टूडेंट्स। अब क्या होता है कि अगर जब हायर होते हैं, हायर जो होते हैं स्टूडेंट्स, हायर कार्बन, जब कार्बन का नंबर बढ़ जाएगा, ये जो कार्बन की चेन है, जब कार्बन का नंबर बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो लिक्विड बन जाते हैं। और उससे भी हायर कार्बन का नंबर जब हो जाता है, और भी हायर कार्बन का नंबर हो जाएगा, तो वो लिक्विड से सॉलिड चले जाएंगे।
अब इसका रीजन आपको पता है, कौन बता सकता है इसका आंसर? हो क्या रहा है स्टूडेंट्स? मैं कार्बन की नंबर को इंक्रीज करता जा रहा हूँ, Cl तो वही है, कार्बन का नंबर को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो अब क्या हो रहा है, ये गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट? एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज इंक्रीजिंग, एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज इंक्रीजिंग, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रही हैं। कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं? क्वेश्चन ये आ गया कि व्हाट आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स? कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं आपके सामने? कोई बात नहीं, आप देखते हैं इनमें कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस है। मैंने अगर इसको ऐसे लिखा स्टूडेंट, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेबल पॉलिंग स्केल आपके पास है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। स्टूडेंट दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, हेलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इनमें आप देख रहे हैं जो वेंडरवाल फोर्सेज होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज, स्टूडेंट वो वेंडरवाल फोर्सेज होती हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा वेंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेज, अट्रैक्टिव फोर्सेज स्टूडेंट्स। तो वो क्या कौन सी होती हैं? एक तो होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्टूडेंट, ये जो नॉन पोलर टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आर ग्रुप जो मेरा है, ये अगर मैं आर ग्रुप कहूँ, RCl कहूँ, आर एल्काइल ग्रुप है, ये जब आर ग्रुप बढ़ता जाएगा क्या होगा? तो कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज करेंगे। ज्यादा प्रोटॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा बड़ा साइज है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया स्टूडेंट्स, उसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया है, उसमें चार्ज पार्टिकल्स भी ज्यादा हैं, तो उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज हो जाती है। तो नंबर ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास जिसे मैं कह सकता हूँ। जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ गई, और वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। अगर वो बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में चले जाएगा। तो ये सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है, बाकी तो फोर्स सेम ही है। ये जो डाइपोल फोर्सेज होती हैं, इसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ये सारी चीजें तुम पढ़ चुके 11th में स्टूडेंट्स, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं। तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं सारी वंडरवाल फोर्सेज हैं। तो दैट इज द रीजन स्टूडेंट, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस यू आर गोइंग फ्रॉम गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। ये बात क्लियर हो गई, एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। अब सेकंड में मैंने कह रहा कि मैं CH3Cl और CH3I में गया, देखिए यहाँ पे लाल रंग से दिख रहा है, ये लाल रंग कौन से हैं, क्लोराइड्स के हैं, और ये नीले रंग ब्रोमाइड्स के हैं, पीले वाले आयोडाइड्स हैं, पीले वाला आयोडाइड है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स दिखा रहे हैं हम, इनके बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहे हैं। अगर मैं इसी में कंपेयर करूं स्टूडेंट, तो देख रहे हो CH3Cl है, ये CH3Br है, CH3I है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट बन रहे हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है CH3I का CH3Br से, और इसका इससे ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट। अब इसका रीजन क्या है? टेल मी व्हाट इज द रीजन? वो बोलेगा कि अरेंज देम अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट्स का रीजन भी हमें बताना पड़ेगा। नंबर 1 हमने किया, इसका रीजन क्या होगा? तो रीजन तो हमने बता ही दिया आपको कि यहाँ पर देखिए सब आई का साइज जो है स्टूडेंट, एटॉमिक साइज आई का सबसे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन साइज what will happen, there will be increase in van der Waal attractive forces। तो van der Waal फोर्स बढ़ जाएंगी, van der Waal फोर्स बढ़ जाएंगी तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन van der Waal attractive forces with increasing size of the halogen। एक बात तो ये क्लियर होगी कि साइज बढ़े तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़े। दूसरा मैंने क्या दिखाया यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए कार्बन का नंबर बढ़ गया, क्या बढ़ा? कार्बन का नंबर। स्टूडेंट देखिए कार्बन का नंबर बढ़ता जा रहा है, कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, तो देखो इनके क्या हो रहे हैं, मतलब अगर मैं ये CH3 लूं और CH2Cl लूं और CH3CH2CH2Cl लूं, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये Cl तो सेम है और कार्बन का नंबर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है स्टूडेंट? इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। तो स्टूडेंट्स जब कार्बन के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे तो मैंने बता दिया वैन डर वाल फोर्स क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। वेरी सिंपल दैट वी शुड लर्न इट स्टूडेंट, वैन डर वाल्स फोर्स
वंडरवॉल फोर्सेस अट्रैक्टिव होती हैं, बार बार बता रहा हूँ। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई टू द मॉलिक्यूलर मास। ये यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे साइज बढ़ रहा है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। तो हाई मॉलिक्यूलर मास, मैं कह रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास पे ही मैंने बात खत्म कर दी। ये इसके साइज का भी मतलब हो गया, साइज भी बढ़ा इनका। तो मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट, तो इनकी वंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर में वो आपको बोलेगा अरेंज करो स्टूडेंट। तो अगर मुझे अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, तो आप कैसे लिखोगे फिर? ये ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट बन रहा स्टूडेंट। हर चीज को नोट करते जाओ स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन बनेगा पेपर में तो ये ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट है, और इसका रीजन हमने आपको बता दिया। ये जनरल रूल है, इसको कहीं भी यूज करिए, सभी फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करिए। Therefore, students, with increase in molecular mass, van der Waals force is increasing. Attractive forces are stronger, therefore the boiling point will increase. So this is a graph to show that. This is the explanation of the graph which is given in your NCERT book. Okay, now what happens, student, further? What happens, student, further? In the we are talking about the boiling points of the haloalkanes. अब देखिए कि मैंने 3 कंपाउंड लिखे हैं स्टूडेंट, 3 कंपाउंड लिखे हैं मैंने यहाँ पर। अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही था पेपर के अंदर, क्वेश्चन ये था कि आपके को मैंने 3 कंपाउंड दिए हैं स्टूडेंट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। आपको मिलेंगे 30 सेकेंड, 1 मिनट का वक्त है, इसका आंसर करिए जल्दी से, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर बताता हूं, पहले आप जल्दी से इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। यू हैव टू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है। बोलिए, किसी स्टूडेंट ने आंसर किया? कोई आंसर बता सकता है इसका? यस सर। बोलो क्या आंसर है, जल्दी से बताओ। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सर फर्स्ट का। फर्स्ट का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, उसके बाद सेकंड का। सेकंड का, उसके बाद थर्ड का। यस रीजन सर। बता दो आप। सर क्योंकि ये इनकी ब्रांचिंग इंक्रीज हो गई तो वन डर वाल फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे, सरफेस एरिया कम हो गया ना। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। क्या नाम है? सर अक्षय। हाँ अक्षय, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही, तुम्हें मिला 1 नंबर एग्जाम में। देखो कि मैंने अभी बताया कि जितने कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगी। मतलब मैंने एक जनरल रूल बता दिया स्टूडेंट, जो आप कहीं भी यूज करिए, नीट में यूज करिए, जी में, कहीं भी, सब जगह चलेगा। वैन डर वाल्स फोर्स जो होगी अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये हमेशा हमने पढ़ा अट्रैक्टिव फोर्स स्टूडेंट 11th में। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थी मॉलिक्यूलर मास से। अब ये स्ट्रेट चेन जो वाले होते हैं स्टूडेंट, जब स्ट्रेट चेन वाले होते हैं, कार्बन की स्ट्रेट चेन जब होती है स्टूडेंट, तो ये देख रहे हो इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। और जब ये ब्रांच्ड हो जाते हैं, जब ये ब्रांच्ड हो जाते हैं स्टूडेंट, केमिस्ट्री में ब्रांचिंग किसको कहते हैं? जैसे ये यहाँ पर ब्रांच लग गई, ये ब्रांचिंग हो गई, तो ब्रांचिंग से क्या होता है कि मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम हो जाता है स्टूडेंट। ब्रांच जब होते हैं तो सरफेस एरिया लेस हो जाता है, तो उससे क्या होती है कि वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्स लेस हो जाती है। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टूडेंट, वो डिक्रीज हो जाती है, वो लेस हो जाती है। डाउन कर दिया मैंने एरो को, वो कम हो जाती है स्टूडेंट, ये कम हो जाती है। जब ये कम होगी तो नेचुरली इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग थी। देखने वाली बात यह है कि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन, 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन, 1 2 3, और 4 ही कार्बन है सभी में, देख रहे हो। तो कार्बन का नंबर सेम है स्टूडेंट, Br भी सेम है, मॉलिक्यूलर मास इनके सेम ही है, तो मॉलिक्यूलर मास सेम है। तो अब फिर क्या बचा? फिर ये देखना है कि ब्रांचिंग किसमें, इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है,
इसमें उससे कम है, और ये तो स्ट्रेट चेन है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर उसका इसका, ये करेक्ट आंसर था। और एग्जाम में आंसर के साथ रीजनिंग होती है तो हमें दोनों लिखना होता है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। आगे चलते हैं। देखो, किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे बात कर सकता है, जल्दबाजी नहीं है, हमारी क्लास में जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन के आंसर बहुत होंगे, हर लेक्चर में बहुत क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो सब पेपर में आने वाले हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने भी लेक्चर मेरे चल रहे हैं, चाहे आपने मेरे से नहीं भी पढ़े, मैंने एज़ोट्रॉप डाला, सॉलिड स्टेट के डाले, उनमें हम क्वेश्चन आंसर बहुत करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम में कभी भी आएंगे। अब एक क्वेश्चन ये आया था पेपर में, क्वेश्चन आया था स्टूडेंट यहाँ पर, देखो ये मैंने डाइक्लोरो कंपाउंड्स लिखे हैं बेंजीन के। तो पहले तो मुझे ये बताओ, इसका नाम, इनके नाम बताओ स्टूडेंट जल्दी से, 30 सेकंड का वक्त। पहले का नाम क्या, जल्दी बताओ, इसे क्या बोलते हैं? इसका इसका नाम बताओ, कॉमन और आईयूपीएसी दोनों नाम बताओ। एक कॉमन नाम होते हैं स्टूडेंट, कहीं तो कॉमन नाम भी आईयूपीएसी नाम बन गए, दूसरे आईयूपीएसी नेम्स होते हैं। ये तो जो आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो रूल्स बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। जो रूल हमें लर्न करने पड़ते हैं उसके बेस पे हम नाम लिखते हैं। अब बताओ कि इसका नाम क्या है? मैंने इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, चलो 3 कंपाउंड लिखे हैं। इसका नाम क्या है, जल्दी बताओ, इसे क्या बोलते हैं? ये 1,2 वाला है, ये क्या है? 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन है, और इसे ऑर्थो कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन कहते हैं ना इसे, ओ, तो ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। चलो, अब दूसरा मेटा है, तीसरा पैरा है। चलो, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर मैंने इनके बॉइलिंग पॉइंट लिखे, देख रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 453, 446, 448 बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं मुझे, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। आप देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। आप बताओ कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, पैरा, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर melting point than ortho and meta डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसका आंसर बताओ, आपको मिलेगा 1 मिनट का वक्त। ये 1 मिनट का वक्त है, जल्दी से आंसर करिए स्टूडेंट। चलो, इसका आंसर बताओ फटाफट। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस स्टूडेंट्स? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका पेपर में। 3 कंपाउंड है, टेल मी व्हाट इज द आंसर। What is the answer of the students? किसने आंसर किया? मुश्किल आंसर है क्या? जल्दी बताओ, बस टाइम खत्म हो रहा है आपका। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है स्टूडेंट, इसका रीजन बताओ। आपको अब पता है कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक दिख रहा है आपको, ये सिमेट्रिक नहीं है, देखो इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस मॉलिक्यूल को देखो, ये कितना सिमेट्रिक है। आप देख रहे हैं जो पैरा आइसोमर है, मैं ये कह रहा हूं जो पैरा आइसोमर है स्टूडेंट, पैरा आइसोमर है, इट इज हैविंग वेरी हाई सिमेट्री, इसकी सिमेट्री बहुत अच्छी है, तो ये फिट करेगा क्रिस्टल में बहुत अच्छा, इट फिट्स इन। तो जो होता क्या है, फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस स्टूडेंट, तो इसकी फिटिंग क्रिस्टल लैटिस में बेटर होगी, बेटर होगी, इट फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बेटर स्टूडेंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। तो जब किसी सॉलिड को मैं मेल्ट करता हूं स्टूडेंट, उसका एक क्रिस्टल लैटिस होता है, अगर उसके अंदर पैकिंग बहुत अच्छी है, पैकिंग बहुत अच्छी है, तो क्या होगा, मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसे मेल्ट करने में।
और ये डिपेंड करेगा अगर उसकी सिमेट्री अच्छी है तो उसकी पैकिंग भी ज्यादा क्लोज्ड है। ये सिमेट्रिक है, ये ज्यादा अच्छे तरीके से पैक होता है क्रिस्टल लैटिस में, ज्यादा क्लोजली पैक हो जाएगा, ज्यादा क्लोजली पैक हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे पैक होते जाएंगे आपस में। तो इनको ब्रेक करने के लिए, इनको मेल्ट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए ही इसका मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट है। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये आ चुका पेपर में, तो आप नोट कर लीजिए। तो पैरा आइसोमेरिस की सिमेट्री है, ये फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बेटर, देयरफॉर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट कह रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इस सिमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, वो तो एक बार मेल्ट हो गया तो लिक्विड बन गया, एक बार मेल्ट हो गया तो लिक्विड बन गया, वो तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस पे चले जाएगा। लेकिन सॉलिड के लिए क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लैटिस की पैकिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। सॉलिड स्टेट में आप पढ़ोगे कि कैसे क्रिस्टल फॉर्म होते हैं और उनके क्रिस्टल लैटिस से उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसे चेंज हो जाता है। जिनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है स्टूडेंट, जिनके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम स्ट्रांगली क्लोजली पैक हो जाएंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो हायर मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है ड्यू टू सिमेट्री, बिकॉज इट फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बेटर, ये इसका आंसर है स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपने नोट कर लिया, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लिया आपने। अब देखो, इसने एक टेबल दी आपको, आपकी बुक में एनसीईआरटी में उसने एक टेबल दी, हमने वो टेबल उठा ली, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन आ गया आपको कि भाई इनकी डेंसिटी को कंपेयर करना। देखो, ब्रोमो है, आइडो है, पोलो क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये जो हैवियर देन वाटर है, वाटर से हैवियर है स्टूडेंट। वाटर क्या है, ये मेरा वाटर है H2O, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये हाइड्रोकार्बन्स, ब्रोमो, आइडो, पोलीक्लोरो डेरिवेटिव्स, और ये मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा CH और ये Cl है जैसे, या Br है, ये हैवियर है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है इन जनरल, डेंसिटी का फार्मूला आपको पता ही है, ये डिपेंड करती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मास ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब इनके साथ इतने, इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, Cl है, Br है, I है स्टूडेंट, इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, ये तो हाइड्रोजन का तो बहुत कम है, सबसे पहला एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 1 है, 2 3 इस तरह से, 2 इसका मान लो मास है, इनका तो बहुत ज़्यादा 35.5 इस तरह। तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये हैवियर हैं। और क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हैलोजन एटम एंड एटॉमिक मास। तो मास के ऊपर यहाँ पर मेन जो फैक्टर डिसाइड कर रहा है स्टूडेंट, वो मास है। तो अगर इंक्रीज हो जाएगा मास स्टूडेंट, तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी विल इंक्रीज स्टूडेंट्स, क्लियर है, क्योंकि मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये मेरा नॉर्मल है, इसकी डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कह दो, एक ही बात है। तो ये देख रहे हो इसकी 0.89 है, Cl से मैं Br में गया तो 1.335, और I में क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पता है I का मास Br से बड़ा है और Br का मास Cl से बड़ा है। तो जैसे जैसे इनके एटॉमिक मास इंक्रीज होते जा रहे हैं स्टूडेंट, तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, डेंसिटी इंक्रीजेस स्टूडेंट विद इंक्रीज इन मास, एटॉमिक मास इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, CH2, यहाँ पे 2 Cl आ गए, या 3 Cl आ गए, या 4 आ गए, तो इनकी डेंसिटी बढ़ गई। तो सिंपल है यहाँ पर, तो डेंसिटी का रूल सिंपल है, जैसे जैसे इनके एटॉमिक मास बढ़ते जाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, इसमें कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ कोई भी डिफिकल्टी हमें नहीं आई। अब देखो कि हम इनकी जो डिस्कशन कर रहे थे स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो मैं इनकी डिस्कशन कर रहा था, तो जब मैंने इनके बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे, अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करूं स्टूडेंट्स, किसके साथ कंपेयर करूं, अगर मैंने इनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करूं हाइड्रोकार्बन्स के साथ, हाइड्रोकार्बन्स के साथ स्टूडेंट, तो बताओ कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मैं ये कह रहा हूं
मैंने ये लिया CH3CH2Cl और यहाँ पे लिया CH3CH3। इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ। सर CH3CH2Cl का। इसका रीजन भी बता दो, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्यों होगा सर स्टूडेंट? क्या आंसर लिखोगे? रीजन बताएगा, एग्जाम में हर बार रीजन पूछेगा। अबे रीजन ही देना है तभी आंसर को माना जाएगा। आप इसका रीजन बता दो, बस इतना सही है। ये तो ठीक है, वो कहेगा बॉइलिंग पॉइंट इसका उससे ज्यादा, उसका रीजन बता दो। एवरीवेयर स्टूडेंट रीजन इज इंपॉर्टेंट, इसका रीजन लिखना है। इसके अंदर कौन सी फोर्सेज हैं और इसके अंदर कौन सी फोर्सेज हैं, दोनों में वंडरवाल फोर्सेज हैं, लेकिन किस टाइप की वंडरवाल फोर्सेज हैं स्टूडेंट? देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के डिस्कशन के लिए हम यूज कर रहे हैं वंडरवॉल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस। हर बार मैं वंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस का यूज करता हूं। इसमें कौन सी फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स? ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। इसमें तो कोई डाइपोल मोमेंट है नहीं। इसके अंदर दोनों की इलेक्ट्रोनिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं स्टूडेंट। दोनों ही वंडरवॉल फोर्सेस हैं विच आर स्ट्रोंगर देन। इसमें कौन सी होती है? लंडन डिस्पर्शन, लंडन डिस्पर्शन वंडरवॉल फोर्सेस। दोनों ही वंडरवॉल्स हैं लेकिन ये फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो डाइपोल डाइपोल फॉलिंग फोर्सेस जो होती हैं स्टूडेंट, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो वंडरवॉल की होती हैं इंटरमल, ये स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू दिस। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है इसलिए मैंने ये लिखा। तो ये आंसर हमें लिखना था, ये आंसर लिखना। देखो हमें बेसिक चीजें बतानी है कि क्या यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है। चलो ये भी तुम कर लोगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में आएगा। अब ये क्वेश्चन उसने आया, क्वेश्चन ये आया था पेपर में, वाई हेलो एल्केन्स आर ओनली slightly student soluble in water। अब इसका आंसर बताओ, 1 मिनट का वक्त है। क्वेश्चन आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? बताओ क्या आंसर है? आपका टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से बताओ। अरे मैंने एक चीज आपको बताई हुई है, कोई चीज किसी चीज में डिसॉल्व क्यों होगी, सॉल्युबिलिटी क्यों होगी स्टूडेंट्स? एक बात हमने पढ़ी थी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एक बार आपने ये भी पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था कि देखो हाइड्रोजन बॉन्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। मैंने इतने अपलोड किया, एजियोट्रॉप को भी डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया एजियोट्रॉप्स का। जो मेरा लेक्चर है उसे सुन लेना, उसमें देखना किस टाइप की इंटरेक्शन है, कहाँ पर एजियोट्रॉप बनते हैं और कैसे बनते हैं, पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है राउल्ट्स लॉ में, नेगेटिव डेविएशन, ये मैंने सोल्यूशन के चैप्टर में बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पेपर में। तो जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी स्टूडेंट, वहां पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। और आप देखोगे न्यूक्लिक एसिड में भी क्या हुआ कि वो जो फोल्ड हुआ था ना, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना था, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बने थे बेसिस के अंदर, कंप्लीमेंट्री बेसिस के अंदर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर। और वाटर में क्या होता है, आप वाटर के बारे में जानते ही हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वाटर ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था। इसमें क्या होने वाला है, ये देखो, ये वाटर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे और भी है वाटर, बहुत है, बहुत पानी है हमारे पास, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के स्टूडेंट। इस तरह से ये क्या करते हैं, ये क्या है इनके अंदर स्टूडेंट, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। इस तरह से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, वो लोग पड़े हुए हैं सोल्यूशन में।
बहुत सारे। तो ये क्या करते हैं, क्या करते हैं ये, देखो ये आपस में क्या करते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो हाइड्रोजन होता है ये क्या करता है, ये देखो ये क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या इस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन वाटर के अंदर तो बहुत स्ट्रांग होती है स्टूडेंट, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पानी के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं स्टूडेंट। कोई भी चीज इसमें डालूंगा इसे तोड़ना पड़ेगा, इसे तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ऐसे कोई चीज टूटती नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, उसके लिए भी हमें कितनी एनर्जी चाहिए स्टूडेंट। तो जब ये आएंगे, कौन से आ रहे हैं, अब ये मेरे पास आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स में क्या है, सी है, यहाँ पे आर भी हो सकता है, ये सी एल, ये वाला ग्रुप मैंने डाल दिया, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव है इस तरह से। इसके पास इतनी एनर्जी है क्या इस बॉन्ड को तोड़ देगा, नहीं है इसके पास। देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, और इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये इसको तोड़ सकेगा, तो इसलिए ये इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। देयर आर strong intermolecular hydrogen bonding in water student, and these haloalkanes haloalkanes are unable to break the hydrogen bonds of H2O, hence are only slightly soluble in water, slightly, very slightly मतलब बहुत कम है इनकी solubility, very slightly soluble इन वाटर। तो इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है वाटर में स्टूडेंट, तो इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है उसको तोड़ने के लिए। कोई भी क्वेश्चन लिखता हूं देखो समझना है, दैट्स ऑल। तो आंसर क्लियर हो गया, हो गया, आपको समझ आ गई मैंने क्या लिखा। हर आंसर के लिए स्टूडेंट हमें समझना है स्टूडेंट। क्वेश्चन आंसर ही आते हैं पेपर में, उसके बारे में मैंने काफी दिमाग लगा के आपको बताया। अब देखो क्वेश्चन आ गया पेपर में, क्वेश्चन 1, अरेंज इट सेट ऑफ कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। एक क्वेश्चन पहले भी कई बार आता है बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर, इसलिए आपको दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर आप लिखिए, जल्दी से लिखिए स्टूडेंट, और आपको 1 मिनट का वक्त है। कोई डाउट होता है तो इनके स्ट्रक्चर बना के देख लेना, जल्दबाजी में आंसर गलत होते हैं। कोई भी स्टूडेंट जल्दबाजी में आंसर लिखेगा उसका आंसर गलत आएगा, अगर वो पूरा बना के करेगा तो उसका आंसर सही आएगा। बोलो किसने आंसर किया। इसका पहले बना के देख लो, ब्रोमोमीथेन क्या होता है स्टूडेंट। ब्रोमोफॉर्म होता है, आयोडोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। देखो एक चीज याद बता दूं, ये ऐसे कंपाउंड बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म होता है, मैं हर चीज को एक्सप्लेन करता हूं समझ लेना। ब्रोमोफॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। आयोडोफॉर्म होता है, ये तो टेस्ट भी है, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी, ये मैं केमिस्ट्री में बहुत यूज करूंगा। इनके फार्मूले क्या होते हैं, ये होता है CHCl3, ये होता है CHBr3 स्टूडेंट, और ये होता है CHI3, I3 लगे हुए इनमें, देखा, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इस तरह से इनके फार्मूले हमें याद हो जाते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है ब्रोमोफॉर्म स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 3 भी आ रहे हैं। जो स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे वो क्या आंसर करेंगे, आंसर नहीं कर सकते। क्लोरोमीथेन है, हर जगह मुझे हर चीज को समझना स्टूडेंट, डी कोडिंग, ये डी कोड करना है, हर चीज को डी कोड करना है, ऐसे कुछ आने वाला नहीं है। ड्राई ब्रोमो मिथेन का मतलब क्या, 2 भी आर लगे हैं। ये 4 कंपाउंड है स्टूडेंट। अब बता दो कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा। अब आसान हो गया, कंपाउंड नंबर 1, 2, 3 एंड 4। चलो आपके पास
30 सेकंड का वक्त है, जल्दी बताइए सबसे बड़ा कौन है बॉइलिंग पॉइंट में? क्या आंसर बताया? सर ब्रोमो फॉर्म सबसे बड़ा होगा ना? अरे नाम बताओ, ब्रोमो कौन सा? ये सारे ही ब्रोमो हैं, सर कितने सारे? ब्रोमो फॉर्म। ब्रोमोफॉर्म, अच्छा। अच्छा, ब्रोमोफॉर्म सबसे बड़ा होगा, अच्छा। तो नंबर 1 पे ही आया। और बताओ फिर उसके बाद। सर फिर डायब्रोमोमिथेन। डाउट है तो डाउट क्यों होना चाहिए? एक आंसर पक्का आंसर दिया करो, एग्जाम में डाउट से नहीं चलेगा। उसके बाद कौन सा आया? फिर ब्रोमोमिथेन। और ये लास्ट पर आया। तो फिर एग्जाम में कैसे लिखूंगा? कैसे लिखा उसने? इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में पहले कौन सा आया? ब्रोमोफॉर्म। उससे कम कौन सा आया? ब्रोमोफॉर्म से कौन सा कम आया? डाई ब्रोमो। नहीं सर। डाई ब्रोमो मीथेन जो दिया मुझे, आंसर तो लिखना ही है ना एग्जाम में। यस सर। उसके बाद कौन सा आया? ब्रोमोमिथेन। ब्रोमो मीथेन। एग्जाम में आंसर लिखना है और रीजन रीजन लिखना है, दो ही चीजें लिखनी होती हैं। और कौन सा आया फिर? क्लोरोमीथेन। ठीक है जी। अभी सिर्फ आधा नंबर मिला तुम्हें, अब आधा नंबर तब दूंगा जब तुम इसका रीजन बताओगे। अब रीजन बताओ, एग्जाम हो रहा है सीबीएसई का, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, सब स्प्लिट हो जाते हैं, वो मार्किंग होती है पेपर में। बताओ इसका आंसर क्या? रीजन बताया, जल्दी बताओ। सर इसमें वंडरबल फोर्सेस ना डिपेंड करेगी मॉलिक्यूलर साइज पर। एक चीज बताया तो करो, एक मॉलिक्यूलर साइज होता है, एक मॉलिक्यूलर मास होता है। किसकी बात कर रहे हो? मॉलिक्यूलर साइज की। साइज की। बी आर जो है, इसका एटॉमिक वेट कितना है? सबसे ज्यादा है। यहाँ पे एटॉमिक मास की बात बताओ, ये एटॉमिक मास बी आर का ज्यादा है, उससे कम फिर किसका है? सी एल का। तो जिसके पास ज्यादा बी आर होंगे उसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा। यस सर, क्योंकि इसमें कार्बन सबके पास सेम है, लेकिन जिसके पास ज्यादा हाँ, तो हेलोजन एटम एटॉमिक होगा वो। मास जिसका ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास मतलब उसका ज्यादा हो गया। यस मतलब सर। मॉलिक्यूलर मास जिसका, मैंने अभी एक छोटी सी बात बताई, वंडरवाल फोर्स जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बताया? मॉलिक्यूलर मास। तो फिर तुम मॉलिक्यूलर मास लिखो, मॉलिक्यूलर साइज क्यों लिख रहे हो फिर? ओके सर। अरे वो बी आर का कितना मॉलिक्यूलर मास है चेक कर लेना, वो टेबल से पता लग जाएगा कितना बड़ा डिफरेंस है। सी एल का 35.5 है, तो इसका तो बहुत ज्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। दो का आंसर बताओ। देखो मैं आपको बहुत क्लियर वे में बताता हूँ कि क्वेश्चन के आंसर छोटे हैं। आपने जो भी लिखा फिर उसका रीजन पूछेगा वो, तब जाके आपको नंबर मिलते हैं पूरे। तो आप गलत लिख देंगे कोई भी वर्ड, उसका आंसर का नहीं मिलेगा। एक ही वर्ड का आंसर होता है। जो पेपर चेक करता है उसके पास वो पूरी की होती है, उसमें लिखा होता है भाई ये वर्ड लिखा तो नंबर, नहीं लिखा तो छुट्टी। फिर कुछ भी लिखोगे ऐसा कुछ नहीं है, आपको पक्का लिखना है बस जो भी लिखना है, ताकि आपके मार्क्स लूज ना हो। स्टूडेंट बहुत बार क्या मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को आंसर पता है लेकिन वो वहां पे गलत लिख के आ गए। मेरे बहुत ऐसे स्टूडेंट थे, उन्हें 8-10 नंबर कम आ गए। वो कह रहे हैं जी अरे तुमने आंसर तो सही लिखा नहीं, क्वेश्चन कुछ और है आंसर कुछ और लिख के आ रहे हो। यू हैव टू गिव द करेक्ट, स्पेसिफिक होता है आंसर बस। बेकार का कुछ लिखूंगा कुछ मार्क्स नहीं है। अब वो 4 चॉइसेस दे देगा, उसमें से सारी चॉइसेस आपको सही लगेंगी, ये मत सोचना मैं बता रहा हूं। अब जो चॉइसेस दे रहे हैं ना ऐसा लग रहा है सारी ठीक है, तो उनमें से कौन सा सही है? जिसको समझ में नहीं आया वो नहीं कर सकता, गैस नहीं चलेगा। क्योंकि अब और नीट का पेपर देखो, उसमें 4 चॉइसेस आती हैं, वो सारी एक जैसी लगती हैं। लो जरा सा डिफरेंस होता है एक एक वर्ड का। वो मैं जैसे आगे को बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, एक एक वर्ड का सिर्फ डिफरेंस होगा। रीजनिंग असल्टिंग में भी ऐसा ही होगा, लगेंगे यार समझ नहीं आ रहा कि ये सेम लग रहे हैं। तो जिसकी अटेंशन कम है, जिसको समझ में नहीं आया, वो मुश्किल होगी, उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। इसलिए कह रहा हूँ हम जो कर रहे हैं ना, आपको जितने भी मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना स्टूडेंट। पे अटेंशन, अटेंशन कह रहा हूँ बार बार। एक एक वर्ड को सुन के जरा उसका नोट्स बना लेना, फिर आपका 100% मतलब आपको पता लग जाएगा, समझ आनी चाहिए आपको। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ। मैंने स्ट्रक्चर इसलिए लिखे थे कि पहले लिखे थे तो लिख लूं, ये तो लिखे नहीं थे स्टूडेंट ने और आंसर कर दिया, सब गलत आ गया। अभी एक ग्रुप और पढ़ा रहा था, उसमें उन्होंने ये लिखा नहीं और आंसर दे दिया। वो कह रहा है ये फास्ट एक मैं तुम्हारे पास समय मिलता है, इतना समय एग्जाम में मिलता है कि आप उसको कर सकते हो, उसको
समय लेके अपना आंसर करो, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में आंसर गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, 1 मिनट का वक्त है। 1 क्लोरोप्रोपेन है, पहले मैं लिख तो लूं, 1 क्लोरोप्रोपेन कह रहा है। 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती। एक चीज और बता दूं, IUPAC में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। स्टूडेंट नहीं भी लिखा तो भी क्लोरोप्रोपेन लिख सकता था। अब वो बुक का क्वेश्चन है तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइसो ही नहीं लिखना आता, आइसोब्यूटाइल का फार्मूला भी नहीं लिखना आता। मैं समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट वे में समझाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो लोग भी मेरे लेक्चर देखेंगे उन्हें बहुत फायदा होगा। जो डिफिकल्ट चीजें हैं उनको मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ जगह जगह। तो ये आइसोप्रोपाइल है स्टूडेंट, क्योंकि ये ग्रुप और ये सेम हो गए हैं, ये सेम हो गए हैं। आइसो का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, समझने वाली बात है। जो सेम, आइसो मीन सेम स्टूडेंट। आइसोथर्मल कहता हूँ, आइसो बार कहता हूँ। तो आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर सेम है, आइसो बार का मतलब प्रेशर सेम है, आइसो कोर का मतलब वॉल्यूम सेम। ये बातें हमें समझ में आ चुकी हैं पहले। आइसो आइसो आइसो, यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है स्टूडेंट। और क्या लिखा? 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन है ये। 1 2 3 4, 1 पे Cl लगा देता हूँ। चलो अब बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर है। 1 मिनट का वक्त है आपके पास। Arrange them in order of increasing boiling point. सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट किसका स्टूडेंट? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? जल्दी से बताओ। सर क्लोरोब्यूटेन का। मतलब ये वाला नंबर 1 पर है, और दूसरे नंबर पे कौन है? क्लोरोप्रोपेन। और तीसरे नंबर पर? 2 क्लोरोप्रोपेन यानी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसका रीजन भी बताओ। सर इसमें ब्रांचिंग हो रही है। इसमें ब्रांचिंग, और जिसकी वजह इसमें? से क्या? इसमें ब्रांचिंग थोड़ी हुई थी इन दोनों में। फिर इसका इसका भी तो रीजन बताओगे। सर वो स्ट्रेट चेन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा। अरे उनकी ये भी ब्रांचिंग स्ट्रेट हो रही है चेन है, इसलिए। ये भी स्ट्रेट चेन है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 1 और 2 में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? इसका कार्बन आइसोमर का। 4 है, इसमें 3 है। यस सर। तो फिर बताना पड़ेगा ना मुझे, नंबर ऑफ कार्बन किसके पास ज्यादा है? 2 और 1 में क्या है? इसके बाद 4 कार्बन है, इसके बाद 3 है, इसलिए इसका इसका वंडरवाल फोर्स ज्यादा हो गया। और दूसरा रीजन क्या है यहाँ पर? इसमें ब्रांचिंग हो गई। तो 3 में क्या है? ब्रांचिंग, इसलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे कम हो गया, सबसे कम हो गया। कोई भी आंसर है स्टूडेंट, उसको समझ के आंसर लिखना है। तो एक से ज्यादा आंसर्स होते हैं, एक से ज्यादा रीजंस होते हैं किसी भी चीज के लिए स्टूडेंट, किसी भी चीज के लिए। तो आपने ये आंसर लिखा CH3 CH2 CH2, 1 2 3 4 थे इसमें। इट इज मोर देन CH3 CH2 CH2 Cl। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें 1 2 3 कार्बन। अभी क्लियर हो गया आपको। और फिर आपने लिखा CH3 CHCl CH3 स्टूडेंट। तो इसमें ब्रांचिंग होगी। लो, इट हैज मोर कार्बन्स, मोर कार्बन्स। इस तरह से आपको समझ में आ गई, मैंने आंसर भी लिख दिए। तो देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया था जो हमने डिस्कस किए। तो यहाँ पर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की डिस्कशन होने वाली है, पेपर में आने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारा हम करेंगे। और आपको मैंने एक बात बताई है कि जितने लेक्चर आपको भेज रहा हूँ उनको सुन लेना, बहुत फायदा है। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर रहे हैं उनमें, और रीजनिंग बता रहे हैं। अब वो समझा रहे हैं भाई इसका रीजन देना है, रीजन देना पेपर में। और इस तरह से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जिनका 1 1 नंबर सिर्फ होता है। तो आपको उनके सही आंसर लिखने हैं। कुछ भी लिखने से आंसर मिलने वाला नहीं है मार्क्स, सही आंसर लिखने वाले को ही मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए आप गैस वर्क नहीं कर सकते। आप सोचें भाई मैं ऐसे ही कोई भी आंसर कर दूंगा, नो। जिन्हें जो भी स्टूडेंट समझ के लर्न कर रहे हैं वो बहुत अच्छा 100 से 100 मार्क्स ले जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी हर चीज़ को समझ के करोगे, और आप केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हो। ये मुश्किल नहीं है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया, आप भी ले सकते हो। इसीलिए जो लेक्चर्स हैं उनके साथ बने रहिए। मेरे जितने भी लेक्चर उन्हें सुन लेना, सुन लेना। इसे बहुत काम की चीज़ है, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो आपको फायदा होगा। किताब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सब कुछ बता रहे हैं उसमें। अब इसमें एक बार आपने समझ लिया तो बाकी छोटा मोटा
क्वेश्चन वेरिएशन करेगा, वेरिएशन वो आप इसके इजीली आंसर कर जाओगे। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम और हम डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली एलिमिनेशन, उनमें कौन टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम आपको बताएंगे। ओके देन, गुड नाइट, फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में।